चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अ, अभी यहाँ से आगे लगभग 90 मिनट तक हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की जो रिसर्च करते वक्त हम लोगों को काम में आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारे आईसीटी का टॉपिक रहेगा। और कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर्स का मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करा देता हूँ आपको। वहाँ जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि रिसर्च में ऐसे कौन से स्टेजेस है जहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करना अपेक्षित होता है। तो क्विकली पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं और फिर हम लोग सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सोर्सेज जिसको कहते हैं, अ, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो वो कौन से होते हैं और उनको यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा देखते हैं 90 मिनट में। देखिए, रिसर्च करते वक्त दो चीजें आती है। एक कहा जाता है रिसर्च टूल्स और दूसरा होता है रिसर्च टेक्निक्स। तो रिसर्च टूल्स में हम लोग जनरली बात करते हैं मेथड्स की। ओके, रिसर्च में टूल्स और टेक्निक्स में समझा रहा था। टूल्स का मतलब होता है रिसर्च करने की जो टेक्निक्स, या फिर सॉरी, टूल्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग यूज करते हैं रिसर्च करते वक्त। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को यूज करने होते हैं जिनको हम टूल्स कहते हैं। और टेक्निक्स का मतलब होता है मेथड्स। तो आपको भी मालूम होगा कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना अपेक्षित होता है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट है। तो आप कौन सी टेस्ट यूज करोगे? ओके, वो टेस्ट का जो नाम होगा, इफ सपोज आप एनोवा परफॉर्म कर रहे हो, वन वे एनोवा आप परफॉर्म कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हमने एनोवा मेथड यूज की है या फिर एनोवा ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो टूल्स यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। आज की डेट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये जो पार्ट है ये मैन्युअली परफॉर्म करना अपेक्षित नहीं है। अगर आप मैन्युअली करते भी हो तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं होगा। वो आपका पीएचडी का थीसिस हो या फिर आपके रिसर्च पेपर्स हो, ये कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि आज की डेट में आपको सॉफ्टवेयर या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स यूज करना ही अपेक्षित है। रिसर्च करते वक्त तीन चीजें आती हैं। एक होते हैं इनसाइट्स, दूसरे होते हैं डायरेक्शन और तीसरे होते हैं स्किल्स। तो ये बेसिकली बात हो जाती है नॉलेज की कि हम लोगों को रिसर्च मेथोलॉजी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नॉलेज कितना है। और दूसरी बात होती है स्किल्स की। अभी ये दोनों में फर्क क्या है? आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। ओके, तो आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे ना, तो आपको हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है ये मालूम है। कि आपको अगर कोई पूछता है कि क्या आपको ये जानकारी है कि रिसर्च करते वक्त हाइपोथेसिस तैयार करने होते हैं, वो टेस्ट करनी होती है, आप अगर हाँ बोल रहे हैं तो आपको उसका नॉलेज है। दूसरी चीज, आपको अगर कोई ये पूछता है कि आपको हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मालूम है क्या, और आप कहते हैं हाँ मुझे मालूम है डेफिनेशन, हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ assumption और सपोजिशन which needs to be tested empirically। तो आपने ये सवाल का जवाब तो दे दिया कि आपको हाइपोथेसिस के बारे में मालूम है। अगर आपको कोई ये पूछता है कि क्या आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हो, फुल प्रूफ या फिर एरर प्रूफ, एरर फ्री, आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हो और क्या आप वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो ऑन योर ओन, तो ये जो बात हो जाती है ये होती है स्किल की बात। यानी रिसर्च करते वक्त आपको नॉलेज है, दैट इज ओके। आपको सिनॉप्सिस बनाना है ये मालूम है, दैट इज ओके। पर सिनॉप्सिस सही में फुल प्रूफ हम बना सकते हैं क्या, दैट इज व्हाट द स्किल इज। आपको रिसर्च के स्टेजेस मालूम है कि आपको रिसर्च थेसिस तैयार करते वक्त इंट्रोडक्शन का चैप्टर सबसे पहला चैप्टर होता है, ये मालूम है, दैट इज ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉलेज। पर इंट्रोडक्शन के चैप्टर में क्या लिखना है, कौन से क्रम में लिखना है, 1.1 से लेके 1.8 तक कौन से हेड्स या सेक्शंस आते हैं और वो सेक्शंस में क्या लिखना अपेक्षित है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्किल। तो आज का मेरा जो सेशन है इसमें मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। बात होती है स्किल की, और हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर हैंडलिंग, रिसर्च करते वक्त सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर इफिशिएंटली हैंडल कैसे करते हैं। ओके, आपको सॉफ्टवेयर्स या फिर सॉफ्टवेयर के बारे में ऑफकोर्स मैं कुछ जानकारी तो दूंगा ही, पर उससे भी आगे जाके सॉफ्टवेयर्स के साथ कौन से सॉफ्टवेयर्स कब यूज करते हैं और वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग जो बात करेंगे आज के सेशन में, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट। तो आज के सेशन में मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू एडिशन की, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो नॉलेज को हम बात कर रहे हैं स्किल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो दैट आप जो रिसर्च करने वाले हो, क्योंकि हम सब एकेडमिशियंस हैं और रिसर्च करते रहते हैं, ये तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, हमारे करियर का ही एक इंडिस्पेंसिबल सा पार्ट है। तो उस वक्त हम लोगों को सॉफ्टवेयर का अंडरस्टैंडिंग होना आज की डेट में जरूर कंपलसरी है, मोर सॉर्ट ऑफ कंपलसरी है। तो 1.5 घंटे में जितना बन पाता है उतना मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करा देता हूँ सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सो दैट आपका रिसर्च का जो काम है वो थोड़ा बेहतर हो सके। तो ये 5 पॉइंटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च। रिसर्च करते वक्त हम लोगों को कौन से डिसिप्लिन्स का या फंक्शनल एरियाज का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें 4 चीजें आती है जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा पहले 20 मिनट। उसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हमको परफॉर्म करना है उस वक्त कौन से सॉफ्टवेयर कौन से डिसिप्लिन में यूज करते हैं, और उसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक तो हम कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। और ये जो पार्ट है ये मैं नेक्स्ट वीक में और सेशंस लेने वाला हूँ, 2 सेशंस। तो उसमें मैं आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। तो उस वक्त मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिवली और समझा दूंगा आपको। तो फिलहाल ये 3 पॉइंटर्स पे फोकस करते हैं आज के सेशन में। 90 मिनट में ये कंफर्टेबली हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। हम लोग पहले सेक्शन में बात कर रहे हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च की। तो हम सब एकेडमिशियंस हैं और हमको तो रिसर्च करना ही होता है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं पढ़ भी रहा था वो भी कि पार्टिसिपेंट्स के नाम क्या है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम के सामने डॉक्टर ये वर्ड लगा हुआ है। तो ऑफकोर्स आप सबने PhD की है। आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी PhD कर भी रहे होंगे, और आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये FIP है तो आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स इवन PhD प्लान भी कर रहे होंगे आने वाले समय में। और जिन लोगों की PhD ऑलरेडी हो चुकी है या जो अभी कर रहे हैं, आप लोग तो रिसर्च पेपर्स भी तैयार कर ही रहे होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो हम लोगों को ना 4 प्रकार के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं एज ए एकेडमिशियन, हमारे एकेडमिक करियर का एक पार्ट है। ये 4 रिसर्च डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? अगर आप डॉक्टरेट ये डिग्री हासिल करना चाहते हो, अक्वायर करना चाहते हो, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम लोग जो तैयार करते हैं वो होता है रिसर्च सिनॉप्सिस। और हम सब लोग प्रोफेसर्स हैं, अगर हम सब लेक्चरर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, तो हम लोग ना एज ए पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक करियर बहुत बार हम लोग मेजर प्रोजेक्ट्स या फिर माइनर प्रोजेक्ट्स, जिसको हम फंडेड प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जो अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों को फंडिंग मिलती है, ग्रांट मिलती है, वो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई भी करते हैं। तो उस वक्त भी हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट है जो बहुत बार हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा एक डॉक्यूमेंट रिसर्च आर्टिकल्स, हम लोग ये आर्टिकल्स तैयार भी करते हैं। इसमें 2 प्रकार आते हैं, एक होते हैं इम्पिरिकल आर्टिकल्स जो आपको सुन के मालूम होगा। इम्पिरिकल आर्टिकल का मतलब होता है ये ऐसे रिसर्च पेपर्स है जो हम हमारा खुद का डेटा यूज करके तैयार करने वाले हैं। खुद का डेटा यानी क्या, जिसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। तो ऑफकोर्स ये डेटा कहाँ से आएगा, एक तो आप सर्वे कंडक्ट करोगे या फिर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करोगे लेबोरेटरी में या फिर फील्ड पे, और जो डेटा आएगा वो डेटा को प्रोसेस करके आप रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो, ऐसे आर्टिकल्स को हम इम्पिरिकल आर्टिकल्स कहते हैं। दूसरा एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है रिव्यू आर्टिकल्स, और यहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा या फिर लिटरेचर रिव्यू करके जो डेटा गैदर करते हैं वो डेटा को यूज करके हम रिसर्च पेपर्स तैयार कर सकते हैं। और जिसमें रिव्यू पेपर के 4 प्रकार आते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है कंसेप्चुअल पेपर, दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, तीसरा होता है मेटा एनालिसिस, और चौथा होता है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो आज ये जो ऊपर के लेवल के मैंने आपको बताया 3, एक कंसेप्चुअल पेपर हम में से शायद सब लोग तैयार कर ही रहे होंगे। कंसेप्चुअल पेपर का मतलब है ये
कंसेप्चुअल पेपर्स होते हैं, यानी यहाँ पे निबंध लिखे जैसा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है आपके पास, आप जस्ट सिंपली एक जगह डेटा को कंपाइल कर रहे हो और एक ऐसे के फॉर्म में या एक बुक चैप्टर की तरह ये दिखेगा। आप एक कोई कंसेप्ट ले लेते हो, उसके मीनिंग समझाने की कोशिश करते हो, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज की बात करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह वगैरह, और ऐसा पेपर हम लोग तैयार करके पब्लिश कर देते हैं। पर ऑनेस्टली ऐसे पेपर्स की पब्लिकेशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए रिव्यू पेपर में जो बेहतरीन टाइप्स आते हैं, जिसमें सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये पेपर्स आसानी से स्कोपस में भी पब्लिश हो जाते हैं, और ये तीनों पेपर में सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो मैं आज टाइम रहा तो आपको मेटा एनालिसिस के लिए जो और एसएलआर के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर में। उसके बाद तीसरा एक डॉक्यूमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं, रिसर्च थेसिस। तो आपको भी मालूम है, रिसर्च थेसिस तो हम लोगों को पूरा कंप्यूटर से ही टाइप करना है, उसमें भी फॉर्मेटिंग के सेटिंग्स आपको मालूम होना चाहिए। उसमें बहुत सारे कन्वेंशंस है, उसमें साइटेशंस रेफरेंसेस जनरेट करने होते हैं हम लोगों को, अलग अलग प्रकार के प्रिलिमिनरी पेजेस, जैसे हम लोगों को इंडेक्स तैयार करना होता है जो आज कंप्यूटर सिस्टम से ही जनरेट करते हैं। इंडेक्स का मतलब है आपका कंटेंट का पेज, कि आपके चैप्टर्स कितने हैं, कौन से क्रम में हैं, और उनके रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स हम लोगों को लिखने होते हैं, और ये मैन्युअली आज की डेट में तैयार करते ही नहीं है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिलिमिनरी पेजेस का पार्ट होते हैं, जो हम कंप्यूटर से तैयार कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स, आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ इलिस्ट्रेशंस आप बोल सकते हो, लिस्ट ऑफ एब्रिवेशंस, लिस्ट ऑफ सिंबल्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स आज हम लोग सिस्टम से ही जनरेट करते हैं, और करने भी चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक आ जाता है। और उसके साथ साथ आपके ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, स्मार्ट आर्ट्स, ये सब हमारे थीसिस का एक इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट होता है। इवन कुछ टेबल्स हम लोगों को तैयार करने होते हैं, कुछ डायग्राम्स तैयार करनी होती है, इन सब के लिए सिस्टम का ही उपयोग होता है, और ये मैन्युअली करना अपेक्षित भी नहीं है, और ये किया भी नहीं जाता। अगर आप मैन्युअली कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी एक चीज ये, अगर आपको आ नहीं रहा है तो आप आउटसोर्स करोगे, और आउटसोर्स के भी लिमिटेशंस है ना, आप एक तीसरे व्यक्ति को दे रहे हो ये सब टाइपिंग वाइपिंग का काम, तो मालूम नहीं वो कितनी मिस्टेक्स करेगा, उसमें प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, बाकी काम बढ़ जाते हैं। तो बेटर ये है कि क्योंकि ये जर्नी यहाँ पे रुकने वाली तो है नहीं, निरंतर रिसर्च करना ही है, तो ये बेटर है कि हम लोग ये इसको सीख लें, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और मेरे जो नेक्स्ट दो सेशंस और हैं उसमें भी हम लोग कुछ और आपके एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। पर ये तीनों को छोड़ के बाकी जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं रिसर्च में, उसकी चर्चा मैं आज के सेशन में कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ और एक डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना होता है, जो होती पीएचडी आपके थीसिस की समरी। देखिए, हम लोगों को रिसर्च करते वक्त चार डोमेन का नॉलेज लगता है। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले एंट्री लेवल पे हम लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो डिसिप्लिन का, वो होता है रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी हम लोगों को हमारा रिसर्च का फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। रिसर्च मेथोलॉजी मुझे अगर आप पूछेंगे कि सर एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो मेरी डेफिनेशन ये बनती है कि रिसर्च मेथोलॉजी आपका टॉपिक सिलेक्शन से शुरू होता है और डेटा कलेक्शन पे खत्म होता है। इसके बीच में आप जो स्टेप्स फॉलो करते हो उसको रिसर्च मेथोलॉजी कहा जाता है। आपका टॉपिक एक बार सिलेक्ट हो गया तो आप टाइटल फिक्स करोगे, टाइटल फिक्सेशन के बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च आपके वेरिएबल्स का लिस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन, उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू, क्वेश्चनरी डिजाइनिंग का पार्ट, एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग का पार्ट, उसके बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग, उसके बाद सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजंस, और उसके बाद आता है फिर डेटा कलेक्शन की मेथड्स। और आज आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी स्टेजेस पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी है आज, लिटरेचर रिव्यू आपको ऑनलाइन ही करना अपेक्षित है। आप सिर्फ ऑफलाइन सोर्सेस यूज कर रहे हो लिटरेचर रिव्यू के लिए तो वो कहीं पे भी पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑफलाइन के कुछ लिमिटेशंस है। तो आज की डेट में ऑनलाइन सोर्सेस को ही यूज करना होता है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस या फिर रिपोजिटरीज के बारे में जरूर सुना होगा। तो लिटरेचर रिव्यू करते कैसे, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। इसमें सर्च स्ट्रेटेजी नाम से कंसेप्ट है कि लिटरेचर को ढूंढते कैसे है, हमारे टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स को हम कहाँ और कैसे ढूंढेंगे, वो एक स्किल है जिसको सर्च स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो मैं आज के सेशन में ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा दूंगा एक 10-15 मिनट में।
उसके बाद आप अगर सर्वे कर रहे हो तो क्वेश्चनर डिजाइन, ये भी आज आपके सॉफ्टवेयर इसके लिए भी आते हैं। वो कौन से मैं बता देता हूँ आपको। रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर से होता है, मैन्युअली करना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है। यहाँ पे हम लोगों को रिलायबिलिटी के जो मेजर्स है, क्रॉस पैक अल्फा या फिर स्प्लिट हाफ, ये सब का कंप्यूटेशन जो है आज की डेट में सॉफ्टवेयर से ही करना होता है। तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और ये रिलायबिलिटी कंप्यूट कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे। रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक 4-5 सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ आपको इसके इसको लेके। उसके बाद सैम्पलिंग को लेके भी आज सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सैम्पलिंग में अगर आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो आपको रैंडम नंबर टेबल जनरेट करना होता है, वो आज सॉफ्टवेयर से ही जनरेट करते हैं, मैन्युअली तो वो हो नहीं सकता है। उसके साथ साथ सैम्पलिंग सैंपल साइज आपको फिक्स करना होता है, तो सैंपल साइज के कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो यूज करके आपको सैंपल साइज जस्टिफाई करना अपेक्षित है। अ, हाल ही में मेरे ही कांटेक्ट में एक मैं कहीं वर्कशॉप ले रहा था और मुझे शाम को उसका फोन आया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, सर मैं आपके वर्कशॉप में था और जो सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बताया सर, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाल ही में मैंने विले नाम से एक जर्नल्स आते हैं, विले में मैंने, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स है, स्कोपस इंडेक्स्ड होते हैं ये। वहाँ पे उसने एक पेपर सबमिट किया था पब्लिकेशन पर्पस के लिए और एडिटर की तरफ से रिमार्क्स आए थे कि काइंडली जस्टिफाई, 7 रिमार्क्स है उसमें से एक रिमार्क ये था कि काइंडली जस्टिफाई योर सैंपल साइज यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो उसने मुझे कहा कि सर इस सेंस में मुझे थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि रिवीजन में आया है, पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज मुझे आप हेल्प करें। मैंने उसको करके दिया था, उसका पेपर पब्लिश हुआ है अभी स्कोपस में। और वो उसको तो एक सवाल ये था कि सर सही में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आते हैं, मुझे नहीं मालूम सर सही में, और पर पेपर तो रिवीजन में आ चुका है। तो ये तकलीफें हैं हम एकेडमिशियंस की कि हम लोगों को बहुत बार अपडेटेड नॉलेज नहीं होता है जब कोई सेटबैक आता है। प्लेगरिज्म को लेके भी आप देखेंगे कि प्लेगरिज्म के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जो बता ही रहा हूँ आपको। हाल ही में एक लेडी का मुझे फोन आया था और उसने कहा कि सर मैंने स्कोपस में एक पेपर सबमिट किया था और उन्होंने सबसे पहले तो रिमार्क ये भेजा कि आप प्लेगरिज्म रिपोर्ट भेजिए, उसके सिवा हम आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी कि जिसको डेस्क रिजेक्ट कहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो लेडी का मुझे फोन आया कि वो प्लेगरिज्म के बारे में कुछ कह रहे थे, सर रिपोर्ट भेजने के लिए बोल रहे, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं सर, बोले ये कि रिपोर्ट वगैरह क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि उनका कोई मेल आया है क्या आपको, तो बोली हाँ वो मुझे मेल आया। मैंने उनको कहा कि आप फॉरवर्ड करिए, और उसमें टर्निटिन सॉफ्टवेयर का उल्लेख स्पष्ट दिख रहा था मुझे कि टर्निटिन से आप प्लेगरिज्म रिपोर्ट जनरेट करिए। तो मैंने उनको करके दिया था और आगे फिर उनकी प्रोसेस हो गई। पर ये रिसर्च स्कॉलर्स की कुछ तकलीफें हैं कि सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से अच्छी जगह पे पेपर्स पब्लिश करते वक्त कुछ तकलीफें आ रही हैं। तो शायद आज के सेशन में हम लोग यही चीज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंटर ये था कि रिसर्च करते वक्त रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च मेथोलॉजी का नॉलेज होना अपेक्षित होता है। और आरएम क्या करता है, आरएम हम लोगों को बताता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट रिसर्च इज ऑन कार्ड्स। और दूसरी चीज कि ये रिसर्च हम कैसे करने वाले हैं, हाउ इशू। ये दो मुख्य सवालों के जवाब हम लोगों को आरएम देता है, और इसको मैं कहता हूँ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। आरएम हम लोगों को रिसर्च फ्रेमवर्क तैयार करने में हेल्प करता है। और इसके आगे, जैसे मैंने आपको एक लाइनर में बताया था कि आरएम शुरू होता है टॉपिक सिलेक्शन से और खत्म होता है डेटा कलेक्शन पे। तो आपके पास एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो उसकी इमीडिएटली बात हम लोगों को करना होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो रिसर्च स्कॉलर्स को दूसरी स्टेज पे नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स का, क्योंकि हम लोगों को एनालिसिस करना है। और सभी रिसर्च स्कॉलर्स के मन में एक सवाल ये है कि सर एनालिसिस में किसका करूँ और कैसे करूँ। यानी आपके पास एनालिसिस करने के लिए दो ही सेट्स होते हैं, एक सेट जहाँ पे आपने आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और दूसरा सेट जहाँ पे आपने आपके रिसर्च के हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो एनालिसिस करते वक्त हम ये दो सेट का ही करते हैं। और इसमें भी एक बेसिक सवाल ये आता है कि सर जो मैंने हाइपोथेसिस बना के रखे उसको मैं कौन सी टेस्ट लगाऊं और ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। यानी बात फिर से आके रुक जाती है सॉफ्टवेयर पे कि सबसे पहला सवाल तो टेस्ट कौन सी लगानी है, जो होता है नॉलेज की बात, और दूसरा होता है कि ये परफॉर्म कैसी करनी है, और उससे जो आउटपुट जनरेट होगा सॉफ्टवेयर से वो आउटपुट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको मैं कहता हूँ स्किल। तो जहां तक
एनालिसिस की बात आती है तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को नॉलेज की भी कमतरता लगती है और स्किल सेट की, यानी सॉफ्टवेयर कौन से यूज करने चाहिए, सॉफ्टवेयर को इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं और आउटपुट का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही ग्राउंड लेवल के सवाल है रिसर्च स्कॉलर्स के। तो आज कुछ हद तक मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा आपको। तीसरा एक डोमेन है जो रिसर्च करते वक्त हम लोगों को जिसका नॉलेज होना कंपलसरी है रादर, वो है आपका आर्ट ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। साइंटिफिक राइटिंग का मतलब है हम लोगों को रिसर्च रिपोर्ट भी तो करना है। आपने रिसर्च किया हुआ है तो रिसर्च का प्रेजेंटेशन भी तो करना है। हम लोगों को प्रेजेंटेशन यानी क्या, उसका रिपोर्ट तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हम लोगों के पास साइंटिफिक राइटिंग की स्किल्स पुनः कंपलसरी है, जिसमें तीन चीजें आती है। सबसे पहले ड्राफ्ट कैसे तैयार करते हैं इंग्लिश में, और आपके साइंटिफिक कन्वेंशंस होते हैं रिसर्च रिपोर्टिंग के, उसके बारे में नॉलेज होना। दूसरा, आप जब थीसिस या फिर कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो या रिसर्च आर्टिकल भी तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको साइटेशंस और रेफरेंसेस जनरेट करने हैं। तो आज की डेट में साइटेशंस और रेफरेंसेस ये मैन्युअली तैयार करना अपेक्षित नहीं है, और ये कंपलसरीली आपको सॉफ्टवेयर यूज करके ही करना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कौन से आते हैं मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से और हमने कौन से यूज करने चाहिए 2 मिनट में मैं समझा ही रहा हूँ। पर ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे रिसर्च स्कॉलर थोड़े कमजोर लगते हैं मुझे कि साइटेशंस और रेफरेंसेस को लेके इलेक्ट्रॉनिकली ये कैसे जनरेट करना है, क्योंकि आप मैन्युअली करोगे तो वापस आ जाएगा आपका पेपर। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही स्टाइल्स वगैरह होती है वो यूज करके और सॉफ्टवेयर यूज करके ही आपको ये करना अपेक्षित है। तीसरा, साइंटिफिक राइटिंग के ना फॉर्मेट्स होते हैं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट, आप अगर सिंपल रिसर्च आर्टिकल भी तैयार कर रहे हो तो आर्टिकल तैयार करने के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे रिसर्च आर्टिकल, इंपेरिकल आर्टिकल अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें IMRAD नाम से एक फॉर्मेट आता है जो 1979 में अप्रूव हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी आप किसी भी डिसिप्लिन के क्यों ना हो, पर आप इंपेरिकल आर्टिकल तैयार कर रहे हो तो आपको IMRAD फॉर्मेट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। उसके सिवा तो पेपर ही पब्लिश नहीं होगा आपका स्कोपस और हाई क्वालिटी जर्नल में। अगर आप पब्लिकेशन करना चाहते हो और आपको ये फॉर्मेटिंग के कन्वेंशंस वगैरह नहीं मालूम, और इसके अंदर भी सब एलिमेंट्स आते हैं, टेक्निकल इनपुट्स होते हैं, ये इसका नॉलेज नहीं है तो आपको पेपर अच्छी जगह पब्लिश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्च स्कॉलर को सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं, सिर्फ यानी सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नहीं, सिर्फ RM का नहीं, तो इवन साइंटिफिक राइटिंग का भी नॉलेज होना आज की डेट में अपेक्षित है। और ये एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करने में बहुत सारा स्कोप है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर इसमें हम लोगों ने यूज करने चाहिए वो मैं थोड़ी देर में बात कर ही रहा हूँ। उसके बाद चौथा एक हेड आता है जिसका नॉलेज रिसर्च स्कॉलर्स को होना अपेक्षित होता है, जो है रिसर्च पब्लिकेशंस। रिसर्च पब्लिकेशंस से रिलेटेड RP नाम से एक नया फंडा आपने सुना होगा, रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स। UGC ने अभी प्री PhD कोर्स करते वक्त RP का कोर्स करना कंपलसरी किया है, जो 30 आवर्स का इनपुट है। पहले प्लेन एक RM का प्री PhD कोर्स को करना होता है, PhD करना होता था रिसर्च स्कॉलर्स को जो PhD कर रहे हैं। पर अभी 2019 में मेरे ख्याल से ये रिविजन्स आए हैं और UGC कह रही है कि सिर्फ 6 इयर्स का RM का कोर्स ना करते हुए आपको 30 इयर्स का एक RPE का, रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स, ये कोर्स भी करना कंपलसरी है। और इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका जर्नल सिलेक्शन, कि आपका आर्टिकल अगर तैयार है तो आप क्या जर्नल सिलेक्ट कर पा रहे हो ठीक से। तो आज की डेट में ये इलेक्ट्रॉनिकल ही करना होता है। जर्नल सिलेक्शन के आपके पोर्टल्स आते हैं, आपके हर एक एल्सवेयर का है जर्नल सिलेक्शन का पोर्टल। उसके बाद एम्ब्रॉयड इनसाइट का है, विले का है, स्प्रिंजर का है, जेकेट। हर एक पब्लिशर के अपने जर्नल फाइंडर्स इनको कहा जाता है। और ये जर्नल फाइंडर्स यूज करके ही आज की डेट में हम लोग जर्नल का सिलेक्शन करते हैं। और इसमें ना आपको ये जर्नल फाइंडर्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं ये। और इसमें आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, कीवर्ड्स ये फीड करने होते हैं, और फिर वो पोर्टल ये मैच देखता है कि उनके पब्लिशर के पास जितने भी जर्नल हैं, जैसे सपोज एल्सवेयर की बात करते हैं तो एल्सवेयर की किटी में जितने भी जर्नल्स होंगे, आपने जो इनपुट दिया है वो ब्राउज करता है और आपके सामने एक 8-10 जर्नल्स के सजेशंस देता है। और उसमें ना मैच दिया जाता है कि आपका रिसर्च आर्टिकल का मैच किसके जर्नल के साथ ज्यादा हो रहा है। तो जहां मैच होगा, जैसे हमने हाल ही में किया था, एमराल्ड में किया था मैंने, तो लगभग 24% मैच आ रहा था, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऑफ कोर्स मेरा जर्नल सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है जब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिकली ये सब कैसे करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन होती है। और उसमें ना बहुत सारे आपका
एक्सेप्टेंस रेट क्या है उसकी जानकारी होती है जर्नल फाइंडर्स में। उसके साथ साथ फर्स्ट कम्युनिकेशन कितने दिन में आने वाला है। जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए होती है कि अभी तो मैं सबमिट कर रहा हूँ पर मुझे पहला रिप्लाई जर्नल की तरफ से कब आएगा, तो वो जर्नल फाइंडर से ही आपको पता चलेगा ना, वहां पे सब कुछ होता है। उसके साथ साथ आपके साइटेशंस आपको कितने मिले हैं ये अगर देखना है तो ऑफकोर्स आपको रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर इस पे प्रोफाइल्स तैयार करने होंगे ना, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका आई इंडेक्स जो है वो कितना डेवलप हो पा रहा है, टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस आपको कितने मिले हैं, पेपर वाइज आपको साइटेशंस कितने मिले हैं। ये सब चीजें आपको आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली ही करना अपेक्षित है और ये मैन्युअली तो होगा ही नहीं। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का रिसर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मल्टीपल स्टेजेस में आपको ई प्लेटफॉर्म से पाला पड़ता है रिसर्च करते वक्त। उसके साथ साथ आपके पब्लिकेशंस को लेके जिसमें प्लेगरिज्म आपको चेक करना है तो प्लेगरिज्म चेकर्स आते हैं जिसको प्लेगरिज्म रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। उसके साथ साथ आपको कॉपीराइट्स पेटेंटिंग इन सब की प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही है, इनको फाइल करना होता है और ये ऑनलाइन ही होती है। मैंने तो खुद किया नहीं पर जिन्होंने किया उनके साथ जो डिस्कशंस होते हैं ये ऑनलाइन ही होता है। और प्लेगरिज्म का तो आपका रिपोर्ट ही जनरेट होता है जिसमें एसआई निकालते हैं। एसआई का लॉन्ग फॉर्म है सिमिलैरिटी इंडेक्स, और ये सिमिलैरिटी इंडेक्स स्कोपस इंडेक्स जर्नल के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 50% टॉलरेंस होता है। और पीआईटी के सेंस में ये एसआई का इंडेक्स 10% तक टॉलरेंस होता है। 10% से ऊपर अगर एसआई दिख रहा है आपके डॉक्यूमेंट में तो ऑफकोर्स आप ये सबमिट नहीं कर सकते हो। आपको इसको जाके रिवाइज करना होगा, पैराफ्रेजिंग करनी होगी, जहां जहां प्लेगराइज मटेरियल है ये रिपोर्ट में सब दिख जाता है कि आपका प्लेगराइज मटेरियल कौन सा है, कहाँ पे है, कितने हद तक हुआ है, कौन से सोर्स से आपने कितना लिया हुआ है, परसेंटेज वाइज वो सब आ जाता है। तो आपको उसके ऊपर काम करना होता है और ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट फिर से जनरेट करना होता है और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी होती है जब तक आपका एसआई 10% के नीचे नहीं आता है। ये थेसिस के सेंस में है और आपके रिसर्च आर्टिकल के सेंस में 15% तक ये चल जाता है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं प्लेगरिज्म चेकर, इवन ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो क्या है मैं बता ही रहा हूँ थोड़ी देर में, और कुछ पेड होते हैं। तो मैंने पहले सेक्शन में आपको जस्ट एक ब्रीफ किया है कि रिसर्च करते वक्त ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसका नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को होना जरूरी है, और ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस यूज करने के लिए हमारे पास स्कोप है। अभी मैं एक एक करके जो 4 सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, पहले हमने बात की थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेंस में हम लोग सॉफ्टवेयर कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन से स्टेजेस पे यूज कर सकते हैं और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन होता है लिटरेचर रिव्यू का। और लिटरेचर रिव्यू में हम लोग आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस यूज करके ही लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो ये सोर्सेस कौन से हैं वो मैं समझा रहा हूँ आपको और कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लिटरेचर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सर्च इंजिन्स और दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो पहले मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बता देता हूँ। सर्च इंजन में भी आपके एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं ईटीडीज। ईटीडीज का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस। आपको लिटरेचर रिव्यू करते वक्त अगर पीएचडी के थीसिस डाउनलोड करने हैं और आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट में आपको उसको साइटेशंस देना है और रेफरेंसेस जनरेट करने हैं तो। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे यहाँ से नेटवर्क तो फुल दिख रहा है सर, थोड़ा सा। नहीं नहीं हो रही सर। अच्छा, मुझे अभी चैट बॉक्स में मैसेज दिखा कि मेरी वॉइस क्रैक हो रही है करके। सर अशोक सर थोड़ा सा प्लीज अपने एंड पे एक बार चेक कर लीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ईटीडीज की बात कर रहा था कि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त हम लोग अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को साइट करते हैं, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं जिनको हम रिसर्च पेपर्स कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसको आप साइट कर सकते हो, उसके साथ साथ रिसर्च थेसिस या रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, बाकी पीरियोडिकल्स इनको भी आप साइट कर सकते हो, बुक्स को आप साइट कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम साइट करते हैं। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल आपको, अगर सपोज थेसिस को साइट करना है आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए डेडिकेटेड ईटीडीज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशंस।
और इसमें जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है इंडिया में वो है शोध गंगा। आपने शायद सुना भी होगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं दे रहा हूँ विद द एजम्पशन दैट कि आपको इसका नॉलेज होगा ही, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा और आप यूज भी कर रहे होंगे। तो मैं ऐसी चीजों की बात करना करूंगा आज, और टाइम थोड़ा कम होने की वजह से, कि जो आपने शायद ही सुना होगा और शायद आपको उसके ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं मालूम होंगे, ऐसी चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। शोध गंगा आपको मालूम होगा, और शोध गंगा पे आपको इंडिया में जो थेसिस है, मेरे ख्याल से लगभग 435 के आसपास कुछ यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने शोध गंगा के साथ एमओयू किया है। इंडिया में लगभग 760 700 759 है शायद प्रिसाइजली। 759 यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया, और 759 में से लगभग 435 यूनिवर्सिटीज ने शोध गंगा के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है, जिसको एमओयू कहते हैं हम लोग। और इन यूनिवर्सिटीज के जो थेसिस हैं ये यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं शोध गंगा पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई लॉगिन वगैरह नहीं लगता है। आप ये पर्टिकुलर साइट पे जाके यूनिवर्सिटी वाइज आप ब्राउजिंग कर सकते हो, या फिर सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाइज ब्राउजिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल मुझे लगता है। कि आप अगर केमिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर्स है तो आप वहाँ पे जो सब्जेक्ट लिस्ट आएगी वहाँ पे केमिस्ट्री पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो केमिस्ट्री में जितने भी पीएचडी के थेसिस शोधगंगा के डेटाबेस में है वो आपके सामने आ जाएंगे। और वो हाइपर लिंक्ड होते हैं टाइटल्स, टाइटल पे आप क्लिक कर दोगे तो वो चैप्टर वाइज वहां पे पीडीएफ आएगी। इंट्रोडक्शन का चैप्टर का अलग से फाइल दिखेगा आपको, लिटरेचर रिव्यू का अलग से दिखेगा। तो आपको जो भी वहां पे चैप्टर का रेफरेंस लेना है वो चैप्टर आप ओपन करके वहां के जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें कोई लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये ओपन सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक थेसिस डिसर्टेशन में आपको ये साइट तो मालूम होगी ही शोधगंगा, पर जो एक साइट आपको शायद नहीं मालूम होगी कि इंडिया के बाहर के थेसिस अगर आपको चाहिए किसी और यूनिवर्सिटीज के, तो ओएटीडी नाम की एक साइट आती है। ओएटीडी का लॉन्ग फॉर्म है ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशंस। इसमें भी बहुत सारे थेसिस अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी कोई लॉगिन की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे होम पेज पे जाके गूगल में जाएंगे, ओएटीडी आप टाइप कर देंगे, पहली जो लिंक आएगी ओएटीडी ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशन, इस पे क्लिक कर दोगे तो सामने ही होम पेज पे ही एक सर्च विंडो आती है। यहाँ पे आप डाल दीजिए कौन से कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हो, और यहाँ पे सर्च की बटन होगी, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाती है, हाइपर लिंक होती है, जो आपको ठीक लग रहा है वो टाइटल पे आप क्लिक कर लोगे तो वो थीसिस पे आप पहुंच जाते हो, और यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो शायद हम लोगों को मालूम नहीं होता है। और एक सोर्स आप नोट करके रख देंगे, एनडीएलटीडी नाम की एक साइट है। मैं एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ इनका, पर इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टाइम मैं उस तरफ ज्यादा दूं। अदरवाइज ये सबका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता था मैं पार्ट अपार्ट। ये नाम तो आप नोट करके रख देंगे, एनडीएलटीडी नाम की साइट है ये, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थेसिस एंड डिसर्टेशन। ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, नेटवर्क ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थेसिस एंड डिसर्टेशन, ऐसा कुछ टाइटल है इसका। और इसमें ना आप होम पेज पे जब जाएंगे तो वहां पे थेसिस रिसोर्सेस नाम से आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, पहले रिसोर्सेस का टैब आएगा, रिसोर्सेस पे थेसिस, और वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक मेन्यू आता है जहाँ पे इस तरफ कंट्री का नाम लिखा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और इस तरफ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है इसका नाम लिखा होगा। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिखेगी, जैसे ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश लाइकवाइज, सी फॉर कनाडा लाइकवाइज, डी फॉर डेनमार्क, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंट्रीज के नाम आएंगे। और अफगानिस्तान में जो भी, जैसे अपने यहाँ इंडिया में यहाँ तक आए तो यहाँ पे आपको शोध गंगा ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। तो इंडिया में जिस तरीके से शोध गंगा है, इंडिया में जितना भी रिसर्च हो रहा है, पीएचडी थेसिस बन रहे हैं, वो शोध गंगा पे मिलते हैं। वैसे ही मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ट्रो नाम से एक आता है जो बहुत पॉपुलर है। तो ये हाइपर लिंक होता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो जैसे शोध गंगा पे आप पहुंचते हो वैसे ही ट्रो पे पहुंच जाओगे, और ऑस्ट्रिया में आपका क्या रिसर्च हुआ है आपके टॉपिक को लेके वो आपको एट ए ग्लांस यहाँ से मिल जाएगा। यानी क्या एनडीएलटीडी आपको गेटवे देती है कि अलग अलग कंट्रीज के जो इलेक्ट्रॉनिक थेसिस के जो आपके रिपोजिटरीज है
वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये पहुंचा देती है इन द फॉर्म ऑफ अ गेटवे, और ये सब हाइपर लिंक्ड है। ए टू जेड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है कंट्री वाइज। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं मालूम होता, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। तो हम लोग लिटरेचर रिव्यू के सेंस में बात कर रहे थे। इंडिया में आपने इन्फ्लिबनेट के बारे में जरूर सुना होगा। ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। इन्फ्लिबनेट के जो वर्टिकल्स है उसमें आपने जो सुना है वो शोध गंगा। इन्फ्लिबनेट का एक वर्टिकल है शोध गंगा। उसके बाद शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ये तीन वर्टिकल्स आते हैं। और एक है इन्फ्लिबनेट का ही एनलिस, इसके बारे में आपने 100% सुना होगा। शोध गंगा जो है ये रिपोजिटरी है इलेक्ट्रॉनिक थेसिस की, पीएचडी थेसिस की ये रिपोजिटरी है। शोध गंगोत्री ये सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी है, यानी ऑनगोइंग रिसर्च जो है इंडिया में जो चल रहा है उसके सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी शोध गंगोत्री है। यानी आप में से अभी अगर कोई रिसर्च करने की सोच रहा है और उसको देखने हैं कुछ सिनॉप्सिस उसके फील्ड के, तो मुझे लगता है शोध गंगोत्री में जाके आप सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। कि सपोज आप साइकोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो फिर आप साइकोलॉजी हेड पे क्लिक कर देंगे शोध गंगोत्री पे जाके, और वहाँ पे आपको साइकोलॉजी में जितने भी सिनॉप्सिस वहाँ रिपोजिटरी में है वो वहाँ मिल जाएंगे। और वहाँ पे आप ईयर वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो। आपको अगर लेटेस्ट देखना है पिछले 2 साल के 2022 2021 के, तो सिर्फ वहाँ पे क्लिक करके आपके सामने रिसेंट सिनॉप्सिस आ जाएंगे आपकी फील्ड के। तो वहां से शायद आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है। शोध सिंधु ये रिसर्च आर्टिकल्स जिसको आप रिसर्च पेपर्स कहते हो उसकी रिपोजिटरी है ये। और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्कोपस इंडेक्स वाले पेपर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इसका कोई लॉगिन इसका कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। ये सब आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है। आपको गूगल से भी गेटवे दिया जाता है। गूगल पे भी आप शोध गंगोत्री टाइप कर लोगे तो जो पहली लिंक आएगी वहां से आप शोध गंगोत्री के होम पेज पे पहुंच जाओगे। वैसा ही शोध सिंधु इवन हमारी आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसकी जो वेबसाइट है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी की, वहां से भी आपको इसके गेटवेज मिल जाते हैं। शोध गंगा के भी मिलता है और शोध सिंधु का भी गेटवे हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। और एनलिस ये एक रिपोजिटरी है। ये डिजिटल रिपोजिटरी ही है रिसर्च पेपर्स की, और इसमें डेटाबेसेस है इंपॉर्टेंटली। एनलिस इज अ डेटाबेस। हम लोग ये जो बोल रहे थे ये तो इलेक्ट्रॉनिक सर्च इंजिन हो गए। ये जो है ये एनलिस इज अ डेटाबेस। इसमें ना बहुत सारे रिसर्च जर्नल की लिस्टिंग आती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। पर ये डेटाबेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स एक जगह आपको मिल जाते हैं, जैसे एल्सवेयर हो गया या फिर आपका एमराल्ड इनसाइट हो गया। इनको आप अलग अलग जगह ना ढूंढते हुए इसका ही एक अपना रिपोजिटरी आपका एनलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आपको एक गेटवे मिल जाता है। और आप जिस किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं उस कॉलेज में मैक्सिमम चांसेस है कि आपके कॉलेज में एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन किया होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, सस्ता है। इसका एनुअल फीस ऑफ सब्सक्रिप्शन लगभग 6,000 के आसपास है। 5,000 से 6,000 रुपये एक साल का खर्चा आता है। और हम लोगों के यहाँ नैक कमिटीज वगैरह आते रहती है बहुत बार, तो उनको भी हम लोगों को दिखाने होते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में कौन से सब्सक्रिप्शन हमने किए हैं। तो ये गवर्नमेंट का है, यूजीसी का है, इन्फ्लिबनेट का है, और सस्ता है। इसकी वजह से लगभग सभी कॉलेजेस में मैंने देखा है कि एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन होता है। और आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो आपके कॉलेज के लाइब्रेरियन के साथ अगर एक बार आप बात कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा, देर आर वेरी चांसेस। और आप उसके पास से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके इसको एक्सेस कर सकते हो, तो आपको अच्छे खासे पेपर्स का एक्सेस मिल जाएगा आपके कॉलेज में बैठ के, कोई भी पैसा खर्च ना करते हुए। तो ये एक ऐसा सोर्स है कि जो हम लोगों को बहुत बार मालूम नहीं होता है, और हम लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि मैं रिसर्च पेपर्स ढूंढूं कहाँ। तो मैक्सिमम टाइम्स हमारे कॉलेज में ही कुछ जर्नल के सब्सक्रिप्शन होते हैं, और एनलिस्ट तो बहुत ही कॉमन सा एक सोर्स माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सर्च इंजन में गूगल स्कॉलर के बारे में आपको 100% मालूम होगा। ये एक अच्छा सर्च इंजन है, इसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं है, और हमने ये यूज करना ही चाहिए। पर बात ये होती है कि गूगल स्कॉलर के बारे में हम सबको शायद मालूम तो होगा, पर इसमें एडवांस सर्चिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को, एडवांस सर्च के जो ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को मालूम नहीं होता है। और गूगल स्कॉलर को साइंटिफिकली कैसे सर्च करते हैं
ये भी बहुत बार रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं मालूम होता है साइंटिफिक सर्च कैसे करते हैं। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको करके दे रहा हूँ। और दूसरा एक सर्च इंजन है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक। यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक गूगल स्कॉलर से बेहतर है। हम लोगों को गूगल स्कॉलर सबको तो मालूम होगा, बहुत ही कॉमन सा है। पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस बेटर है। फिल्टर्स जो है ना, बहुत बढ़िया दिए हैं यहाँ पे। गूगल स्कॉलर में कम फिल्टर्स है, 2 या 3 फिल्टर्स ही है गूगल स्कॉलर में सर्चिंग के। पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में 5 से 6 फिल्टर्स मुझे दिखे हैं। पेपर भी अच्छे मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में। तो मैं पहले ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूँ और फिर चेक करते हैं एक बार टाइम को लेके, कितना हमारे पास टाइम बचता है, उस हिसाब से फिर मैं आगे का लेक्चर प्लान करता हूँ। जस्ट गूगल स्कॉलर का मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें 2-3 चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गूगल स्कॉलर के सेंस में। कि, आप प्लीज कंफर्म करेंगे गूगल की सर्च विंडो दिख रही है आपको भी? Yes, sir. It is visible. यस सर। गूगल में मैं गूगल स्कॉलर टाइप कर रहा हूँ। पहली लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग गूगल स्कॉलर की होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये गूगल स्कॉलर की होम पेज की विंडो है। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आके यहाँ फीड क्या करना है। यहाँ फीड करते वक्त हमको कीवर्ड्स फीड करने होते हैं। और कीवर्ड्स आपको कम से कम 3 से 5 लगते हैं, कहीं नोट भी करके रख देंगे आप। 3 to 5 कीवर्ड्स पे हम लोगों ने काम करना चाहिए। और जिनको ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है वो क्या करते हैं कि अपने पी पूरा का पूरा पीआईटी का या फिर रिसर्च का टॉपिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ सर्च करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि सर मुझे तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर ही नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत गलत तरीका है लिटरेचर ढूंढने का हमारे टॉपिक से मिलते जुलते। आपको सबसे पहले कोई भी आपका सर्च इंजन हो या यहाँ से आगे मैं आपको डेटाबेसेस बता रहा हूँ अभी, तो इवन डेटाबेसेस में भी हमको अगर कुछ सर्च करना है तो सबसे पहले हमको चाहिए होते हैं कीवर्ड्स। और ये 3 से 5 कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे रिसर्च डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे वर्ड जो हम लोग रिपीटेटिवली यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। और अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आपको भी मालूम है कि कीवर्ड्स हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट के ठीक नीचे लिखने ही होते हैं और कंपलसरी है वो। और वो कम से कम 5 होने चाहिए, 5 से 10 कीवर्ड्स हम लोगों को देने होते हैं रिसर्च आर्टिकल में। तो ये कीवर्ड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सर्चिंग करने से पहले आपके पास अगर आपका टाइटल है, आपके ऑब्जेक्टिव्स तैयार हैं, आपके हाइपोथेसिस तैयार हैं, तो ये यूज करके हम लोग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाल ही में मैंने एक पेपर पे काम किया था। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 15 मिनट लगेंगे। तो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि थियरी पढ़ने के लिए हम लोग आज का लेक्चर नहीं ले रहे हैं। तो विद द एजम्पशन दैट आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना आता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस जो रहेगा वो डेमोन्स्ट्रेशन पे रहेगा। तो हाल ही में मैंने मेरे एक पेपर पे काम किया था, उसके कीवर्ड्स फ्रेश है मेरे दिमाग में। तो वो यूज करके मैं अभी आपको सर्चिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं फिलहाल एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन पे काम कर रहा हूँ इन दिनों। तो ये कीवर्ड है मेरा, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सर्च की बटन हिट की तो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये इतने सारे रिजल्ट्स आए हैं, 7,06,000 के। अगर आप कीवर्ड इस तरीके से एंटर करते हो तो आप देखेंगे कीवर्ड में भी 2 वर्ड्स है, एक है एंटरप्रेन्योरियल और दूसरा है इंटेंशन। तो गूगल स्कॉलर क्या करता है, ये दोनों वर्ड्स को अलग अलग सर्चिंग करता है।
यानी इसके डेटाबेस में एंटरप्रेन्योरियल वर्ड जहां जहां आएगा वो पेपर्स हमारे सामने रखेगा, यहाँ लिस्ट आउट करेगा, और जहां जहां इंटेंशन ये वर्ड इसके डेटाबेस में दिखेगा वो भी यहाँ नीचे हम लोगों को लिस्ट आउट करके देगा। और इसी की वजह से रिजल्ट हमारे ये इतने आए हैं। पर एक्चुअली हम लोगों को ये दो वर्ड्स अलग अलग सर्च नहीं करने हैं, हम लोगों को ये वर्ड्स इसी ऑर्डर में और ऐसे के ऐसे ही सर्च करने हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेज। हमको कीवर्ड दो है इसमें, ये दो सेपरेटली ना ढूंढते हुए हमको फ्रेज के फॉर्म में इसको ढूंढना है। तो जब आपको इसको फ्रेज बनाना है तो आपको सिंपली यहां आपको डबल कोट लगाना है। आप जब डबल कोट यहां लगा दोगे तो गूगल स्कॉलर हम लोगों को ऐसे के ऐसा ही पूरा का पूरा एक सिंगल कीवर्ड इसको कंसिडर करके हमारे सामने रिजल्ट्स रखेगा। और ये रिजल्ट्स अभी तो इतने आ रहे हैं, पर जब हम ये डबल कोट लगा देंगे तो ये नंबर ऑफ रिजल्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस होते हैं। एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ पे डबल कोट लगा रहा हूँ अभी, और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे अभी रिजल्ट कितने ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। 37,500, पहले थे 7,000 के आसपास, 7,000, 7,06,000। अभी हम लोग आए हैं 37,500 पे। ओके, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है सिर्फ ये डबल कोट लगाने की वजह से। डबल कोट हम लोगों को मीनिंगफुली सर्च करके देता है और क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स ही, क्लोजली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही हमारे सामने गूगल स्कॉलर रखता है जब हम डबल कोट लगाते हैं। ये सबसे पहला इनपुट मेरी तरफ से कि गूगल स्कॉलर सर्च करते वक्त कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा, मैंने जो टिप दिया है कि कीवर्ड को आप डबल कोट में डाल के सर्च करोगे। और तीसरा इनपुट मैं दे रहा हूं, ट्राई टू यूज बुलियन कमांड्स व्हाइल सर्चिंग। रिसर्च के सेंस में बुलियन कमांड्स एक 5 से 6 होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जिसको हम एंड कमांड कहते हैं, और कमांड कहते हैं, और तीसरा होता है नॉट कमांड। पर इसमें भी सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड कमांड और कमांड ही। तो ये क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोगों को लिटरेचर सर्च करना है तो सर्चिंग करते वक्त हमारे पास कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 कीवर्ड्स अगर रहे तो ये सर्च और ज्यादा बेहतरीन होता है। तो आपके पास अगर 3 कीवर्ड्स है, अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही फीड किया है ना, तो इस कीवर्ड को लेके ये रिजल्ट्स आए, पर मुझे सिर्फ ये पेपर थोड़ी ना चाहिए कि जिसमें ये कीवर्ड आए। मुझे तो ऐसा पेपर चाहिए कि जिसमें ये सबके सब कीवर्ड्स आए। तो मुझे अगर दूसरा कीवर्ड यहाँ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एंड कमांड लगा दूंगा। कीबोर्ड से मैं यहाँ एंड टाइप करूंगा और दूसरा कीवर्ड फिर मैं यहाँ पे फीड करूंगा। करके देखते एक बार। देखिए, मैं यहाँ पे एंड कमांड यूज कर रहा हूँ और यहाँ मेरा दूसरा कीवर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट का एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन में इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों। ये मेटा एनालिसिस का ही पेपर है मेरा। तो अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैंने फिर से यहाँ डबल कोट में लिखा है इसको। ओके, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, ये 37,500 रिजल्ट थे। चेक करते हैं, ये नंबर ऑफ रिजल्ट तो रिड्यूस हो जाएंगे, लगभग आधे हो गए। अभी ये 35,000 से 17,700 आ गए हैं। और आप देखेंगे जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ फीड किए थे वो आपको यहाँ दिख भी रहा है सर्चिंग में। आप देखेंगे ये पेपर मेरा कितने काम का होगा ना। आप देखेंगे ये हाईलाइट भी करके दे रहा है हम लोगों को गूगल स्कॉलर, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन और स्टूडेंट। और नीचे भी स्क्रॉल करेंगे आप, इस तरीके से आपको हाईलाइट करके क्लोजली रिलेटेड ही रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे जब आप इस तरीके से सर्चिंग करोगे। मुझे और एक कीवर्ड ऐड करना है, वो है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो मैंने एंड कमांड यूज किया हुआ है। अभी मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, ये 17,700 है। अभी चेक करते हैं, ये आ गए 6,670, लगभग और आधे आधे से भी कम हुए हैं एज यू कैन सी। इससे ना हम लोग बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड टॉपिक के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं जब हम बुलियन कमांड्स का उपयोग करते हैं। एज यू कैन से एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर और स्टूडेंट यहाँ पे होगा, ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन। दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर। यहाँ पे भी है ही स्टूडेंट, एज यू कैन सी। तो एंड कमांड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स है। ये मेरा कीवर्ड नंबर 1 है, ये मेरा कीवर्ड नंबर 2 है, और ये मेरा कीवर्ड नंबर 3 है। ओके, अभी
हम लोग बात कर रहे हैं कि एंड कब यूज करेंगे, जब डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को हम लोगों को साथ में सर्च करना है। अभी हम लोग बात करते हैं कि और कमांड कब यूज करेंगे। और कमांड जनरली हम लोग यूज करते हैं सिनोनिमस वर्ड के लिए। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन बोल रहा हूं मैं, और इफ सपोज मुझे ऐसे भी पेपर चल जाते हैं, यहाँ पे मैं और कमांड लगा रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन और विलिंगनेस टू बिकम एंटरप्रेन्योर, एक जैसा ही तो मीनिंग है इसका। विलिंगनेस टू बिकम एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर इंटेंशन एक ही बात है। पर मुझे ये भी पेपर चल जाता है जिसके टाइटल में ये वर्ड्स आ रहे हैं, विलिंगनेस टू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे और कमांड लगा रहा हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे सर्चिंग कर रहा हूँ, तो जैसे ही और कमांड यूज करते हैं ना, ये नंबर ऑफ पेपर जनरली बढ़ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे बढ़ रहे हैं क्या। 6670 थे ये, 6640 आए, पर जनरली ये पेपर्स बढ़ जाते हैं जब हम और कमांड यूज करते हैं। और लॉजिक भी सही कहता है कि आप और यानी क्या ऑल्टरनेट वर्ड दे रहे हो एक ही इसके लिए, तो लॉजिकली तो ये नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाते हैं। और मैं कुछ फिल्टर्स बता देता हूँ आपको जो स्मार्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों के सामने जो पेपर्स आ रहे हैं 6640, ये पेपर डिफॉल्ट सेटिंग होती है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है कि गूगल स्कॉलर के डेटाबेस में जब से ये वर्ड आ रहे हैं कीवर्ड्स, तब से ये इवन 1970 से लेके 2022 तक के भी पेपर्स ये दे देगा। पर हम लोगों को इतने पुराने पेपर्स नहीं चाहिए। इफ सपोज हम लोगों को पिछले सिर्फ 5 साल के ही पेपर्स चाहिए, 5 years, रेंजिंग फ्रॉम 2017 टू 2022। ये 5 साल की पेपर्स चाहिए आपको ये कीवर्ड को लेके। तो आप यहाँ पे कस्टम रेंज कर दोगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ आप फीड कर सकते हो 2017 से लेके 2022। अभी हम सर्चिंग करेंगे तो नंबर ऑफ पेपर्स आपको रिड्यूस हो जाएंगे। ये 4650 आए हैं अभी। तो फिल्टर में यहाँ पे एक ही फिल्टर दिख रहा है, पर अदरवाइज इसमें थोड़े कीवर्ड मैं कम कर देता हूँ। ओके, और एक मैं आपको इसमें फंक्शन बता देता हूँ जो गूगल स्कॉलर सर्चिंग करते वक्त आपको मालूम होना अपेक्षित है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जिसको एडवांस सर्चिंग के ऑप्शन हम कहते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ एडवांस सर्चिंग का ऑप्शन है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है एनीवेयर इन द आर्टिकल, कि जो कीवर्ड आप यहाँ ढूंढ रहे हो ये कीवर्ड आपको कहाँ चाहिए। तो ये एनीवेयर इन द आर्टिकल आ रहा है ना, पेपर में कहीं पे भी ये वर्ड आएंगे तो भी आपको चलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि ये कीवर्ड वो पेपर के टाइटल में ही आ जाए, क्योंकि आपने टाइटल रेफर करके ही कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपको चाहिए कि वो कीवर्ड्स आपके वो पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल के टाइटल में आए, सो दैट हमको बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स ही मिले, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स के पेपर्स ही हम लोगों को मिले। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी सर्च करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ एक पेपर आया है, पूरा का पूरा जैसा का वैसा। ये शायद इसको हम कहते हैं मॉडल पेपर। हम सबको एक मॉडल पेपर तो चाहिए होता है ना, कि इसके जैसा बनाना है, इसको रेफर करके करके हमारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए हम लोगों को एक मास्टर या फिर स्पेसिमेन पेपर, जिसको मैं मॉडल पेपर कहता हूँ। तो ये मॉडल पेपर तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है, यानी ये हमारे टॉपिक से लगभग 90% तक ये मैच होता होगा, ऐसा पेपर है। जिसमें आप देखेंगे सभी कीवर्ड्स आ गए, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया, और थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर भी आ गया, और वो भी टाइटल में ही। तो मॉडल पेपर ढूंढने के काम में ये फंक्शंस हमारे काम में आ जाते हैं। यहाँ से और मैं थोड़ा सा इनपुट देता हूँ गूगल स्कॉलर को लेके ही। इसमें जहां जहां ये पीडीएफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ है, ये तो एचटीएमएल है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। स्टिल ओपनिंग। इसने डायरेक्ट डाउनलोड ही करके दे दिया मुझे। यहाँ ये ओपन हो चुका है ऑलरेडी, एज यू कैन सी।
इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद और एक बता देता हूँ मैं आपको, इसमें ना हम लोगों को की कंट्रीब्यूटर्स जानने होते हैं कि हमारे फील्ड के बादशाह लोग कौन, सबसे बड़े ऑथर्स जिसको हम कहते हैं की कंट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ से ये लिस्ट से हमको हमारे फील्ड के की कंट्रीब्यूटर्स भी पता चलते हैं, और की कंट्रीब्यूटर्स को हम लोगों को साइट कंपल्सरीली करना होता है। ओके, की कंट्रीब्यूटर्स को, तो की कंट्रीब्यूटर्स कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे आप? ये जो साइटेशंस आ रहे हैं, ये साइटेशन से पता चलता है कि ये पेपर कितना पॉपुलर है और कितने लोगों ने इसको रेफर किया है। जहाँ साइटेशन कम, वो पेपर शायद इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, और जहाँ साइटेशन ज्यादा, वहां पे आप समझ सकते हो कि वो पेपर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, और आपने वो पेपर्स साइट करने ही चाहिए। जस्ट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सिर्फ एक कीवर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, क्योंकि लिटरेचर में मुझे इसके बारे में तो लिखना है, इंट्रोडक्शन मेरा था, ये थ्योरी के बारे में लिखना होगा। ये थ्योरी किसने बनाई है ये मुझे जानना है। तो आप देखेंगे यहाँ से मुझे पता चलेगा कि की कंट्रीब्यूटर कौन है इस पर्टिकुलर फील्ड के। आइजन ने बनाई है ये थ्योरी ऑफ कोर्स। यहाँ पे साइटेशंस में दिखा रहा था 1 लाख साइटेशंस है आइजन सर को। और समहाउ बिल नहीं रहा, 1 लाख से ऊपर साइटेशन है आइजन को। वही पेपर में चेक कर रहा था कहाँ पे है। वही पेपर्स आ रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। वो पेपर को आइजन सर के जो 1984 का पेपर है वो भी डाल के देखता हूँ मैं। और मुझे भी कहाँ से पता चला ये, ऑफ कोर्स जब मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा था, जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये कमांड्स वगैरह यूज करके। क्या क्यों नहीं रहा मालूम नहीं आज, 7-8 ही पेपर्स दिए इसने, पर 1 लाख के ऊपर उसको साइटेशंस है वो पर्टिकुलर पेपर को। पार्ट अपार्ट मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, गूगल स्कॉलर के बारे में। लगभग अभी 2:30 बज रहा है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक फॉर द टाइम बिंग स्किप कर रहा हूँ। आपको शायद आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने आपको गूगल स्कॉलर बताया है वैसे की वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक भी आप सर्च कर सकते हो। अभी ना मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस कैसे सर्चिंग करते हैं वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में जैसे यहाँ पे 2 चीजें हैं ना, एक सर्च इंजन का मैंने आपको बताया, और दूसरा होता है डेटाबेसेस। तो जो डेटाबेसेस है इसका सर्चिंग कंपलसरी है, सिर्फ सर्च इंजन यूज करके आप लिटरेचर साइट नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस यूज करना ही है जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, और खास करके रिव्यू आर्टिकल जब तैयार कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस कम से कम 7 से 8 डेटाबेसेस आपको यूज करना कंपलसरी है, दोनों मिला के, सर्च इंजन और डेटाबेसेस मिला के कम से कम 7 से 8 आपको यूज करना कंपलसरी जैसा ही है। तो सर्च इंजन का तो बात कर लिया हमने, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया, मैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के बारे में बता देता हूँ अभी आपको। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में जो सबसे पॉपुलर डेटाबेस है वो है स्कोपस का, नंबर 1 है ये दुनिया का। उसके बाद नंबर 2 पे वेब ऑफ साइंस आता है, उसके बाद उसके बराबरी के ही आपके राउटलेज, जिसको टेलर एंड फ्रांसिस कहते हैं, एल्सवेयर का डेटाबेस, एल्सवेयर एंड स्कोपस ही है। एमराल्ड इनसाइट है एक अच्छा डेटाबेस, विले है, स्प्रिंजर है, जेगेट है, जेस्टोर है। ये बहुत ही अच्छे डेटाबेसेस माने जाते हैं दुनिया के, और इसको हम लोगों को विजिट करना, और वहां से आप अगर आर्टिकल्स के रेफरेंसेस लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा लिटरेचर रिव्यू माना जाता है। तो स्कोपस का ये सब पेड रिसोर्सेस है, हाँ, इसमें कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। एनलिस्ट जैसे मैंने बताया वो डेटाबेस ही था, एनलिस्ट तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा तो आपके लिए शायद फ्री हो जाएगा, पर वैसे वो पेड होता है। स्कोपस सबसे महंगा है, ये हर किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में ये देखने को नहीं मिलता है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे ये दिख जाते हैं इसके सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन फी, 1 साल का बता रहा हूँ मैं, 15 लाख रुपए लगभग है। तो इवन हमारी भी यूनिवर्सिटी में स्कोपस का डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है।
हमारी यूनिवर्सिटी में वेब ऑफ साइंस जो नंबर 2 है दुनिया का, उसका सब्सक्रिप्शन है। विले है, राउटलेज है, एमराल इनसाइट पिछले साल तक था, अभी शायद सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया होगा। जे गेट है हमारे यहाँ, जे गेट एक अच्छा सोर्स है। और जे स्टोर है। ये कुछ अच्छे सोर्सेस हमारे यहाँ है। एक 15 से 16 डेटाबेसेस का सब्सक्रिप्शन हमारी यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। या लॉग इन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो विंडो तक पहुंचते कैसे हैं। थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे आप। गूगल से ही जाना है हम लोगों को। मैं अभी गूगल की सर्च विंडो में हूँ। और यहाँ गूगल की सर्च विंडो में हमको RTMNU की साइट ओपन करनी है। और नागपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पे हूँ मैं फिलहाल। और ये वेबसाइट पे आप यहाँ देखोगे ई लाइब्रेरी लिखा हुआ है। और यहाँ से हमको गेटवे मिलता है। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ई लाइब्रेरी पे। और आप देखेंगे यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी की ई लाइब्रेरी क्या है, उसके बारे में और क्या फैसिलिटीज आपको दी गई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ई जर्नल जो मैं बता रहा था, ई शोध सिंधु, इसका गेटवे आपको मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्चिंग है यहाँ से। ई बुक्स अगर आपको चाहिए होंगे यहाँ से लॉगिन मिल जाता है। उसके बाद ई थेसिस शोध गंगा का यहाँ से गेटवे दिया गया है। ई पीजी पाठशाला यहाँ का भी गेटवे दिया गया है। इनक्लिबनेट का गेटवे है, ये तो मैंने किया नहीं है, ओपा क्या है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है रिमोट लॉगिंग। आपको जो पेड डेटाबेसेस है उसका एक्सेस चाहिए होगा, तो यहाँ से हमको जाना होता है। तो मैं यहाँ से ये रिमोट लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। ई लाइब्रेरी में रिमोट लॉगिन। और यहाँ हमको क्लिक करना है। ओके। इसके बाद रिसोर्सेस में ये ई जर्नल्स ये लिस्ट आ जाती है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और आप देखेंगे ये सब जो डेटाबेसेस है हमारी यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब किए हुए हैं। जिसमें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, शायद ये केमिस्ट्री वालों के लिए यूजफुल होगा साइट। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स वालों के लिए डेडिकेटेड लग रहा है। एनुअल रिव्यूज मैंने कभी देखा नहीं, यूज नहीं किया है। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मैंने यूज नहीं किया है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो है वो है जेगेट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी हम लोगों को मिल जाता है रिमोट लॉगिंग से। जेस्टोर है यहाँ पे काम का, ये मैथ्स वालों के लिए होगा। ऑक्सफोर्ड है यहाँ पे, प्रोजेक्ट यूटिलिटी एक अच्छी साइट है। स्प्रिंजर जो मैं बात कर रहा था। टेलर फ्रांसिस, राउटलेज, ये बहुत अच्छा डेटाबेस है। और सबसे नीचे है वेब ऑफ साइंस जो दुनिया का सेकंड नंबर का बेस्ट है। और इसमें और भी कुछ डेटाबेसेस थे पिछले साल तक, अभी कुछ कम दिख रहे हैं मुझे। पर और इसमें कुछ डेटाबेसेस जिसके नाम यहाँ पे तो नहीं दिख रहे पर अच्छे होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम जो होता है प्रोक्वेस का। बहुत ही तगड़ा डेटाबेस है ये प्रोक्वेस का। और हमारी यूनिवर्सिटी के लिस्ट में तो ये दिख नहीं रहा है। अमरावती में मैंने देखा है, अमरावती का लॉगिन है मेरे पास। क्योंकि मैं 6 यूनिवर्सिटीज के साथ प्री PhD कोर्स वर्क करके ट्रेनर करके काम करता हूँ ना, तो ये लॉगिन्स मेरे पास जनरली होती ही है। क्योंकि वो रिसर्च स्कॉलर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देने होते हैं ना ये। तो पार्ट अपार्ट प्रोक्वेस भी बहुत तगड़ा डेटाबेस है। और इसमें एक और मिसिंग लग रहा है मुझे, वो है एमराल्ड का। जो पिछले साल था, बहुत अच्छा डेटाबेस है एमराल्ड का। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स मिल जाते हैं। इवन एल्सवेयर का भी था पिछले साल, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। पार्ट अपार्ट जो अभी अवेलेबल है वो मैं करा के दिखा देता हूँ आपको, एक या दो। सबसे बेहतरीन वेब ऑफ साइंस होता है ये लिस्ट में। अगर सबसे टॉप पे अगर आप मुझे पूछेंगे तो वेब ऑफ साइंस है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं दे देता हूँ। इसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे वेब ऑफ साइंस पे क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन मांगेगा मुझे। तो ऑफकोर्स आप पूछेंगे कि सर ये लॉगिन कैसे मिलेगा आपको। आपको मिल जाता है ये। अगर आप PhD स्कॉलर हैं नागपुर यूनिवर्सिटी से, इस मोमेंट पे आप PhD कर रहे हो, तो आपको ये लॉगिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। एक प्रोसीजर है, आपको एप्लीकेशन देनी होती है। आपका जो PhD का रजिस्ट्रेशन लेटर है वो जोड़ना होता है एप्लीकेशन के साथ। आपको 7 दिन में ये रिमोट लॉगिन और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाता है। और आप में से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी डॉक्टर हो चुके हैं। और आप अगर सुपरवाइजर है, PhD सुपरवाइजर, तो नागपुर यूनिवर्सिटी ने PhD सुपरवाइजर को भी ये फैसिलिटी दी है, आपको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ये दोनों में से आप कोई भी नहीं है, ना ही आप रिसर्च कर रहे हो ना ही आप सुपरवाइजर है, तो फिर ये लॉगिन आपको कहाँ से मिलेगा। तो ऑफकोर्स आप अपने दोस्त का जो PhD कर रहा है उसका यूज करके ये यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लॉगिन करके फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको।
ओके, मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी वेब ऑफ साइंस की होम पेज पे हूँ। ये यहाँ पे सर्च विंडो होती है आपकी, ये सर्च विंडो है। यहाँ से अगर हम लोग कीवर्ड फीड करते हैं गूगल स्कॉलर की तरह, तो इसको बेसिक सर्च कहा जाएगा। और इसमें और एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस। यहाँ से भी आप जा सकते हो, मल्टीपल कीवर्ड्स और मल्टीपल बुलियन कमांड्स अगर आपको यूज करनी है तो एडवांस सर्चिंग कर। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, बाद में फिर एडवांस करेंगे। यहाँ पे मैं मेरे और एक पेपर के कीवर्ड्स डाल के देखता हूँ। सपोज थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर या फिर एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन कर देता हूँ, रियल इंटेंशन। और यहाँ से अच्छे फिल्टर्स है ये ऑल फील्ड, यानी ये पेपर में कहीं पे भी आपको ये कीवर्ड अगर चाहिए होगा तो ये ऑल फील्ड डिफॉल्ट सेटिंग होती है। यहाँ से आपको अगर ये कीवर्ड सिर्फ टाइटल में चाहिए होगा तो आप यहाँ टाइटल कर सकते हो। और बाकी जो डेटाबेसेस स्कोपस वगैरह, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी होता है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है फिल्टर। तो मैं ये टाइटल कर रहा हूँ फिलहाल कि ये एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन मुझे टाइटल में ही चाहिए, और यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे 622 पेपर्स आए हैं यहाँ पे, और ये सब हाइपर लिंक्ड है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, ये पेपर का टाइटल है, ये ऑथर के डिटेल्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे आप फुल फुल टेक्स्ट देख सकते हो। यहाँ पे साइटेशंस कितने मिले हैं ये सब दिया हुआ है, ऑल्टमेटिक स्कोर जिसको कहते हैं, ये दिया है यहाँ पे। ये हाइपर लिंक्ड है, ओपन करके देख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमने फीड किए थे वो येलो में हाईलाइट होके आ जाते हैं। मैं ये ओपन करके देख लेता हूँ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, और इसका DOI वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है बहुत बार। जो DOI यूज करके फिर आप फुल लेंथ पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। वापस जाते हैं फिलहाल। यहाँ पे मैं फिल्टर्स बता देता हूँ आपको, ये फिल्टर्स है। इसमें देखिए क्विक फिल्टर्स तो फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। आपको पब्लिकेशन ईयर्स चाहिए होंगे तो यहाँ पे ब्रेकअप आ जाता है, और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम में आता है ये इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं इसके डेटाबेस में मैं जो कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ 2022 को लेके 58 पेपर्स दिख रहे हैं, 2021 के 121, 2020 के 101। तो आप देख सकते हो कि 2021 में सबसे ज्यादा काम हुआ है हमारे कीवर्ड पे, और ये डेटा हम लोगों को बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिखते वक्त काम में आता है। तो आपको पिछले 5 साल के पेपर्स ढूंढने हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर दोगे। मैं 10 साल का ले रहा हूँ क्योंकि बाकी फिल्टर्स भी बताने हैं मुझे आपको। अभी मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से। आप देखेंगे अभी 613 पेपर्स बचे हैं मेरे पास। और इसमें दूसरा फिल्टर डॉक्यूमेंट टाइप्स, इसमें रिसर्च आर्टिकल्स आप देख रहे हैं 595 है। रिव्यू आर्टिकल्स 8 है इसमें। तो रिव्यू आर्टिकल सपोज हमको नहीं चाहिए, सिर्फ इंपेरिकल आर्टिकल्स चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिफाइन कर रहा हूँ। ये 595 आर्टिकल की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। एज यू कैन सी ये सब इंपेरिकल आर्टिकल्स हैं। इसमें ना फिल्टर्स बहुत बेहतरीन होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल आपके डेटाबेसेस है ना, इसमें फिर आप जो कीवर्ड ढूंढ रहे हो, आप कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी में ढूंढ रहे हो वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये कीवर्ड मैं देख रहा हूँ बिजनेस में और मैनेजमेंट में, क्योंकि बाकी ये सब फील्ड के मुझे नहीं चाहिए कीवर्ड्स। बाकी सब यहाँ पे अल्फाबेटिकल पूरी लंबी लिस्ट ही है। पर मैं बिजनेस मैनेजमेंट का हूँ तो मुझे सिर्फ बिजनेस और मैनेजमेंट के ही पेपर्स चाहिए। तो ये 237 और 219 इतने ही पेपर्स आएंगे। यहाँ से मैं रिफाइन कर रहा हूँ। ये देखिए 288 पेपर्स अभी मेरे सामने बचे हुए हैं। इसके बाद और भी फिल्टर्स है, ऑथर वाइज है, यूनिवर्सिटी वाइज है। आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के चाहिए होंगे तो वो है। जर्नल वाइज है, यहाँ पे पब्लिशर वाइज है। आपको सिर्फ एम्प्लॉयड के पेपर्स चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एज यू कैन सी ये सिर्फ एम्ब्रॉयड के पेपर्स आए हैं अभी, 68 पेपर्स। ओके, और ये ना सब पेपर्स आपको एक स्ट्रोक में डाउनलोड करना है। पेपर है ना, पेपर की लिस्ट ऑब्वियसली, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस है इसमें। ये एक्सपोर्ट फुल रिपोर्ट यहाँ से कर दो कि आप ऑल रिपोर्ट्स ऑन वन पेज। ओके, एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। 68 पेपर्स की जो पूरी लिस्ट है ये एक स्ट्रोक में डाउनलोड हो गई पूरी है। इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार।
एज यू कैन सी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने है। इसमें डिटेल्स है पूरी आपके, टाइटल, ऑथर, ये जर्नल का नाम, कौन से साल ये पब्लिश हुआ है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर वगैरह वगैरह। ओके, तो थोड़ा टाइम कम है तो मैं फिलहाल यहाँ पे रुक जाता हूँ और बाकी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, क्योंकि सिर्फ लिटरेचर रिव्यू का सेशन तो है नहीं ना, बाकी भी सॉफ्टवेयर से एक बार देख लेते हैं। तो आरएम में हम लोगों ने देखा कि लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं। दूसरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको अगर क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उस वक्त भी आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। हम लोग गूगल फॉर्म तैयार करते हैं इन दिनों सर्वे करने के लिए, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल के थ्रू हम लोग सर्कुलेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। गूगल फॉर्म की जैसा ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी आता है, और ये इसमें तो और बेटर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में। ये भी आप यूज करके सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। आपको अगर क्वेश्चनर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्वे मंकी एक प्लेटफॉर्म है, और प्रोक्वेस्ट नाम से दूसरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप क्वेश्चनर बना भी सकते हो। वो क्वेश्चनर आप इन साइट पे अपलोड भी कर सकते हो, और वहां से आपका क्वेश्चन फिलअप होके भी आ जाएगा, आपको रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग, जो कंपलसरी एक्टिविटी मानी जाती है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में और एक्सपेरिमेंटेशन में भी। पर मैं सर्वे के सेंस में बता देता हूँ। सर्वे के सेंस में हमारे पास एसपीएसएस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। स्मार्ट पीएलएस ये बहुत ही कंटेम्पररी और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जो यूज करके आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों टेस्टिंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज भी करता हूँ, और इसके बहुत सारे वर्कशॉप भी मैंने लिए हैं। एमओस ये एसपीएसएस का ये सिस्टर कंसर्न है, जो यूज करके आप ये कर सकते हो। इसमें ना स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो करते हैं हम लोग, ये बहुत बेहतरीन फंक्शन है इसमें। एक जैमोवी नाम का सॉफ्टवेयर आता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी टाइम रहा तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं रिलायबिलिटी के लिए। मैं एसपीएसएस डेमोन्स्ट्रेट करके करके देता हूँ। देखिए, रिलायबिलिटी हम लोग क्वेश्चन की करते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक से बन पड़ा है क्या, और जो स्केल हमने तैयार की है वो अप्रोप्रिएट है क्या। उसके लिए हम लोग जनरली ट्रांसपैक अल्फा कंप्यूट करते हैं रिलायबिलिटी का मेजर। तो वो मैं आपको 1 मिनट में होता है वो। ये मेरे पास एसपीएसएस की फाइल है जो मैं ओपन कर रहा हूँ। इट डजेंट टेक मोर देन 1 मिनट, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है आज की डेट में। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो स्केल्स तैयार की हैं। एक है अवेयरनेस की स्केल, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर, और एक कंज्यूमर एटीट्यूड की स्केल है। और ये दो स्केल का मैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग करना चाहता हूँ, इसमें हम क्रॉसबैक अल्फा कंप्यूट करते हैं। तो ये स्पेसिस सॉफ्टवेयर यूज करके कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। अवेयरनेस को लेके मैंने ये 5 क्वेश्चंस पूछे थे, अवेयरनेस 1 2 3 4 5। और एटीट्यूड को लेके मैंने ये 8 क्वेश्चंस पूछे थे। और ये मेरी स्केल 1 है, ये मेरी स्केल 2 है, और ये दोनों स्केल का मैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग का क्रॉसबैक अल्फा का मेजर कंप्यूट कर रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को जाना है एनालाइज में, और यहाँ स्केल और स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। पहले अवेयरनेस की कर लेंगे। अवेयरनेस के 5 जो मेरे क्वेश्चंस थे उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ आप देखेंगे मॉडल हम लोग कॉर्नस्पैक अल्फा ही निकाल रहे हैं। आपको स्प्लिट हाफ निकालना है तो यहाँ से आप क्लिक कर लोगे। आपको गटमैन निकालना है तो यहाँ से पैरेलल फॉर्म एक मेजर आता है, या फिर ऑल्टरनेट फॉर्म जिसको कहते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट पैरेलल। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोगों को स्कोपस के लिए तो अल्फा का ही रिपोर्टिंग करना होता है। तो मैं यहाँ अल्फा ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये आउटपुट जनरेट हो चुका है। इसमें ये पहले केस प्रोसेसिंग समरी है, जिसमें हमारा सैंपल साइज दिखा रहा है 434 का, एन यानी सैंपल साइज। और इसमें एक्सक्लूडेड या मिसिंग डेटा कोई भी नहीं है। पूरा का पूरा 434 रेस्पोंडेंट का ये सर्वे किया गया है, और वो डेटा का एनालिसिस किया गया है। और ये है हमारा रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं क्रॉसबैक अल्फा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो 5 क्वेश्चंस थे, और ये आया है 0.885 और ये जो मेजर है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7। तो हम कहेंगे हमारा जो स्केल आया है अवेयरनेस का ये रिलायबल है। तो ऑफकोर्स ये फिगर तो 0.7 के ऊपर ही आया है, तो मेरा रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये स्केल का हो चुका है। उसी तरीके से आप दूसरी स्केल का कर लेंगे। यहाँ स्केल में जाके रिलायबिलिटी एनालिसिस, इनको वापस लेके आते हैं, और एटीट्यूड का कर लेंगे अभी। ये भी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसपे से बहुत सारे फंक्शंस है इसमें। ओके कर देंगे आप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा जो है 0.909 आया है, विच इज ग्रेटर देन 0.7।
तो मेरी दूसरी स्केल जो है वो भी, उसका भी रिलायबिलिटी टेस्टिंग हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हार्डली मुझे 2 मिनट लगे होंगे ये सब करने के लिए। इतना यूजफुल टूल है। और आप देख रहे हैं कि इसमें डेटा जो है ये 434 का डेटा है, एज यू कैन सी, इतना बड़ा डेटा। अगर मैं ये मैन्युअली प्रोसेस करूंगा तो मेरा मालूम नहीं कितने दिन मुझे लगेंगे, और सॉफ्टवेयर से आप देख रहे हैं कि 1 मिनट में ये हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिलायबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सैम्पलिंग से रिलेटेड बता देता हूँ। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। सैंपल साइज कंप्यूट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप में से अगर कोई साइंस डिसिप्लिन को बिलोंग कर रहा है और आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, जिसमें प्लांट एक्सपेरिमेंटेशन या फिर एनिमल के एस्टिमेशंस या फिर डिसेक्शंस आप कुछ कर रहे हो, या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, कंट्रोल ट्रायल्स, या फिर इवन ह्यूमन के भी, आप ह्यूमन बींग के भी कुछ कंट्रोल ट्रायल्स कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं कि आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। तो उसमें अगर आपको सैंपल साइज निकालना है कि कितने पेशेंट को आपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, तो उस वक्त हम लोगों को सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, जी पावर और ओपन। और अगर आप सर्वे कर रहे हो तो सर्वे के लिए सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स हैं, सर्वे मंकी, सर्वे सिस्टम, राउसॉफ्ट, स्मार्ट सर्वे। तो मैं ये दोनों का फट से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। पहले साइंस वालों के लिए सैंपल साइज कंप्यूट करने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये दोनों बता रहा हूँ मैं। 2-2 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि इसका ना मेरा पूरा 1.5-1.5 घंटे का सेशन होता है। सिर्फ जी पावर 1.5 घंटा मुझे लगता है बताने के लिए। और मैं अभी एक एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सैंपल साइज के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, टेस्ट के बारे में आपको मालूम है, ये एज्यूम करके जी पावर कैसे यूज करते हैं सैंपल साइज के लिए उतना ही मैं बता रहा हूँ। और ओपन ईपी भी बता देता हूँ मैं, और बाद में भी सर्वे वालों के लिए जाएंगे। तो ये भी एक 5 मिनट में मैं करके दे देता हूँ आपको। पहले जी पावर कर लेते हैं। जी पावर एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैं बता देता हूँ पहले डाउनलोड कैसे करना है। स्क्रीन थोड़ी शेयर कर देता हूँ शायद। ओके, मैं गूगल की सर्च विंडो में हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड जी पावर ये लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। और ये जो पहली लिंक है जी पावर फ्री डाउनलोड, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप में से साइंस वाले कोई है क्या? अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली सर्वे में जाते हैं। कोई है यस साइंस सर, वाला? यस सर, केमिस्ट्री है मेरा पर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो आरसीटी आप कर रहे होंगे तो फिर ये आता है काम में। स्कोपस में यही बोलते हो, एक तो जी जी पावर या फिर ओपन ईपी। तो ये यहाँ पे हूँ मैं जी पावर में, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ की जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। और सेटअप को रन करके इंस्टॉल करना है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर हम लोग करते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोड किया हुआ, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। चेक की मैं ओपन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ना रिजिड है स्क्रीन, मुझे बार बार स्टॉप शेयरिंग करना होता है। ये मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे है। ओके, यहाँ पे फिर से दिख रही है स्क्रीन। ओके, ये दिख रहा है कि जी पावर का विंडो आपको, ये जी Yes, sir. पावर। Yes, sir. यस सर। ओके, इसमें ना थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नॉलेज होना अपेक्षित है, जिसमें हमको सबसे पहले टेस्ट फैमिली सिलेक्ट करनी होती है कि आप जो टेस्ट परफॉर्म करने वाले हो वो कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि टी टेस्ट की एक अपनी फैमिली है, यानी टी टेस्ट कोई एक टेस्ट नहीं होती है, बहुत सारी टेस्ट है। टी में 4 से 5 टेस्ट होती हैं। एक एफ फैमिली होती है, एफ यानी एनोवा की फैमिली, और एनोवा में बहुत सारी टेस्ट है, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, 2 वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन, विथ रेप्लिकेशन,
उसके साथ वेल्च एनोवा, पोस्ट हॉक टेस्टिंग, मैनोवा, मैनकोवा, एनकोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, इतनी सारी टेस्ट है एनोवा, जिसको हम एफ टेस्ट की फैमिली कहते हैं। ये एफ यानी फिशर सर है, फिशर सर ने ये एनोवा फैमिली डेवलप की थी, इसलिए उनके एनोवा की जितनी भी टेस्ट है उनको एफ टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद टी टेस्ट है, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट की पूरी फैमिली है, और एक जेड टेस्ट की, जिसको आप गॉसेट की फैमिली कहते हो, वो एक पूरी की पूरी फैमिली है। तो हम लोग को ये चेक करना होगा कि हमारी फैमिली कौन सी है। इफ सपोज मैं टी टेस्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टी टेस्ट में कौन से टेस्ट अवेलेबल है और आप कौन सी करने वाले हो। इफ सपोज जो बहुत कॉमनली यूज होती है, हम लोग एकेडमिशियंस परफॉर्म करते हैं, वो है इंडिपेंडेंट मीन्स की ये वाली। तो मैं ये टेस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ टू ग्रुप के। पर आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है कि इसमें से आपको कौन सी टेस्ट करनी है, ये जब तक नहीं मालूम सैंपल साइज निकलेगा नहीं। तो मैं फिलहाल ये वाली टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट बिसेरियल दिख रहा है। इसमें मुझे इंडिपेंडेंट ग्रुप की करनी है, और उसके बाद फिर यहाँ आपको इनपुट्स देने हैं, और यहाँ आपका आउटपुट है। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। पहले इनपुट देना होगा, तो पहले टेल्स देख लेंगे। टेल्स हम टू टेल पे ही काम करते हैं, वन टेल पे जनरली काम नहीं किया जाता है। इफेक्ट साइज अगर आपको मालूम होगा तो ठीक, आपको लिटरेचर रिव्यू से इफेक्ट साइज पता चल जाता है, जिसको पावर कहते हैं। वो अगर आपको मालूम है तो, अदरवाइज नहीं मालूम तो ये 0.5 आप ले सकते हो, जो डिफॉल्ट सेटिंग है। अल्फा एरर जो सिग्निफिकेंस लेवल हम कहते हैं 0.05, या फिर आपके आरसीटी में 0.01 भी ली जाती है, पर ये 0.05 पे मैक्सिमम बार काम करते हैं, तो मैं 0.05 ही रख रहा हूँ इसको। और फिर पावर, पावर जनरली हम लोग 0.8 लेते हैं। 0.8 से लेके 0.95 तक कुछ भी ले सकते हैं आप। 0.8 ये बहुत ही कॉमनली एक्सेप्टेड है, और दो ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे रेशो जो है वो 1 रख सकते हैं आप। और ये इनपुट देने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट की बटन है नीचे, ये वाली, इस पे क्लिक कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक कैलकुलेट की बटन पे। आप देखेंगे मेरा सैंपल साइज कंप्यूट होके आया है यहाँ पे, और मेरा दो ग्रुप का कंपैरिजन है, तो ग्रुप 1 का सैंपल साइज मेरा 64 का है, और ग्रुप 2 का 64 का। यानी कंट्रोल वाले आपके 64, और जिस पे एक्सपेरिमेंटेशन करना है आपको वो 64 सैंपल्स पेशेंट के, और टोटल सैंपल साइज हो जाएगा हमारा 128 का। तो इस तरीके से हम जी पावर यूज कर सकते हैं। मैंने जस्ट सिंपल एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज ये चीजें सीखी जा सकती है। और ऑफ कोर्स अभी एक पता चल गया है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के यहाँ से आके थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, पर ये पता होना जरूरी है। यूट्यूब पे ढूंढना क्या है वो तो मैं शायद 5-5, 10-10 मिनट में आपको बता सकता हूँ। उसके बाद मैं ओपन ईपी का बता देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और ये डाउनलोड नहीं होता है ओपन ईपी, आपको ऑनलाइन ही करना होता है, वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो फिर से ये गूगल की विंडो मेरी दिख नहीं रही है, थोड़ा सा मैं गूगल की सर्च विंडो पे जा रहा हूँ अभी। ओके, मैं गूगल की सर्च विंडो में हूँ, और मैं यहाँ पे ओपन ईपी टाइप कर रहा हूँ। गूगल की सर्च विंडो में ओपन ईपी मैंने टाइप किया है, और ये पहली विंडो आ रही है ओपन ईपी मेन्यू की। यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा, क्लिक फॉर ओपन। ये मेन्यू आ चुका है पूरा लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत अच्छी साइट है ये, बहुत काम की है। ये सब टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे पार्ट अपार्ट। हमको तो अभी सैंपल साइज देखना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सैंपल साइज पे। और यहाँ पे फिर से पूछता है कि आप कौन से फैमिली की टेस्ट करना चाहते हो। फिर आप अगर कोहोर्ट स्टडीज कर रहे हो या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आरसीटी जिसको कहते हैं वो कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। पर फिलहाल मैं जो एंट्री लेवल की टेस्ट है मीन डिफरेंस, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ मीन डिफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ आप एंटर की जो बटन है, ये एंटर पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इनपुट देने होंगे ना, तो इनपुट यहाँ से देना होगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 डिफॉल्ट रखते हैं हम लोग। पावर 80 का मैंने शायद कल किया था, वही दिख रही है फिगर्स। रेशो ऑफ सैंपल साइज ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 ये 1 का सही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मीन है, अगर पायलट टेस्टिंग का, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। मैं जस्ट रख के देखता हूँ। ये मीन आया है सपोज 69 मेरे ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का मीन आया है 83 सपोज, और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है
15.34 seems to be okay, 18.23 भी ओके ही लग रहा है। ये आपको फिगर्स लेने होंगे आपके स्टडी के, आपका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों ग्रुप्स का क्या है। और यहाँ कैलकुलेट की बटन पे आपको क्लिक करना है। ये कैलकुलेट की बटन पे क्लिक करने के बाद आउटपुट जनरेट होगा इंपॉर्टेंटली। ये देखिए आउटपुट जनरेट हुआ है और हमारे दोनों ग्रुप के सैंपल साइज कंप्यूट होके आए हैं। सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 23 टोटल सैंपल साइज इज 46। ओके, तो ये एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, प्लांट एक्सपेरिमेंटेशन और आपके आरसीटी पेशेंट्स के जो है उसके काम में आ जाता है ये सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है पर मैं सर्वे वालों के लिए बता देता हूँ। जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में इसको कैसे करेंगे। फिर से हम लोग को गूगल की सर्च विंडो में जाना होगा। ओके, ये मेरी गूगल की सर्च विंडो और इसमें मैं सैंपल साइज कैलकुलेटर टाइप कर रहा हूँ और आप देखेंगे इतने सारे सॉफ्टवेयर है, ये नंबर भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, करोड़ों में दिख रहा है शायद, इतने सॉफ्टवेयर है। इसमें से कौन से हमने यूज करने चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। इसमें जो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए वो है सर्वे मंकी का। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं देता हूँ। सर्वे सिस्टम भी बहुत अच्छा है। एक नीचे राव सॉफ्ट होगा, ये राव सॉफ्ट, ये भी बहुत बेहतरीन है। बाद में सैंपल सर्वे नाम से एक आता है, मैकॉर नाम से एक है, इसमें बहुत सारे हैं और रिजल्ट सबके सेम आते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करिए। मैं ये बता देता हूँ आपको, सर्वे मंकी का सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ये सर्वे मंकी की साइट आपको दिख रही है और हम लोग है सैंपल साइज कैलकुलेटर पे। और यहाँ ये कैलकुलेटर है आपका, इसमें तीन चीजें आपको लगेगी। पॉपुलेशन का साइज, आपकी टारगेट पॉपुलेशन का साइज कितना है, यानी कैपिटल एन जिसको कहते हैं। फिर कॉन्फिडेंस लेवल, जनरली 95% ही लेते हैं सर्वे प्रोजेक्ट में, पर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकती है, ये बटन से मैं करके दिखा रहा हूँ। और मार्जिन ऑफ एरर ये 1 to 5% के बीच में कुछ ली जाती है, तो आप डिसाइड कर लेंगे। पर सर्वे प्रोजेक्ट में आपको अगर चाहिए कि रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट आए, प्रिसाइज आए, तो ये एरर जनरली 3% लेते हैं। तो ये फिगर्स मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ। मेरा इफ सपोज पॉपुलेशन साइज है 80 लाख, हाइपोथेटिकली है, मैं जस्ट आंकड़े डाल रहा हूँ, 80 लाख। कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा 95%, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, पर 95 पे ही काम करेंगे। और मार्जिन ऑफ एरर मैं 3% कर रहा हूँ। आप देखेंगे सैंपल साइज कैलकुलेट होके आ चुका है 1067। ये एरर अगर आप कम करते हो, जैसे 1% कर दिया, तो आप देख रहे हैं सैंपल साइज बढ़ रहा है। ये एरर मैं बढ़ा रहा हूँ, 105% कर रहा हूँ, तो सैंपल साइज कम हो जाता है। और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में ये एक्चुअली 384.7 आता है अपना कैलकुलेट अगर आप करेंगे 384.7। तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में 384 ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सैंपल साइज माना जाता है। और लार्जर बेस्ड जो सर्वे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट, विदर्भ, महाराष्ट्र, ऐसे लेवल पे सर्वे कर रहे हो, तो हमारा सैंपल साइज 384 से कम नहीं होना चाहिए, ये एक कन्वेंशन है। और ये सॉफ्टवेयर का आधार लेते हुए हम लोग 384 और बाकी भी, ये जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है इसको प्रोग्रामिंग तो किया होगा, ये प्रोग्रामिंग में फॉर्मूला जो है ये यहाँ पे है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये फीड किया गया है वो सॉफ्टवेयर में। और ये किताबों में आपको दिखेगा भी ये फॉर्मूला, पर ये देख के पसीने छूट जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, ऐसा फील आ जाता है। पर ये है इजी, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी पढ़ाता ही हूँ ये सॉफ्टवेयर, यानी इसका मतलब क्या है एंड ऑल, कैसे कैलकुलेट करते हो, सैंपल साइज 385 कैसे आया है। ऐसे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। और ये कोचरान साहब की देन है, कोचरान सर ने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। और भी दो फॉर्मूले हैं सर के जो यूज किए जाते हैं, और बाकी भी फॉर्मूले हैं और बाकी भी सॉफ्टवेयर है। पर फिलहाल 3:03 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं रुक जाता हूँ, मुझे जो टाइम अलॉट किया गया था वो खत्म हो चुका है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देख लेते हैं एक बार। प्रीति मैडम। Yes, sir. Any question? हेलो Yes, sir. सर, नमस्कार. अनिकेत मदनकर बोलतोय, संत गाडगे महाराज महाविद्यालय हिंगणा. केमिस्ट्रीचा असिस्टंट प्रोफेसर आहे सर मी, आणि आता जस्ट रजिस्ट्रेशन केलं पीएचडी साठी. अच्छा, सर, हे प्रेझेंटेशन पूर्ण झालेलं नाही, बरं. त्याचा सामोरचा पार्ट वगैरे कधी सांगणार आम्हाला तुम्ही? तसं मला ते रिसर्च मेथॉडॉलॉजीचा क्लास करण्याचा आहे. अच्छा,
तर प्रीती मॅडम सांगू शकतील. सर ऍक्च्युली आपल्या ओरिएंटेड म्हणजे FIPचं जे सिलेबस आहे मदनकर सर हा त्यामध्ये रिसर्चचा पार्ट थोडा कमी दिलाय त्यांनी जे मॉड्यूल आहेत बरं. ते, म्हणून मी सध्या फक्त ओव्हरव्ह्यू घेतला आहे. आपले जे कोर्सवर्क होतात त्याच्यामध्ये सर डिटेलमध्ये घेतात आणि त्यांचे पर्सनल पण वर्कशॉप्स होत असतात. तुम्हाला जर स्वतःच म्हणजे पर्सनली जर हवे असतील यू कॅन कॉन्टॅक्ट लिंगेश सर. आय विल शेअर हिज नंबर. बट एज फार एज FIP इज कन्सर्न त्यामध्ये रिसर्च बद्दल खूप कन्साइज करून दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथे तर खूप डिटेल नाही देऊ शकणार. ठीक आहे ठीक ठीक आहे म्हणजे एनी मोर क्वेश्चन? Yes, sir. I have one small question. येस मॅम प्लीज. Sir, you have told about open access essay and dissertations. Regarding that, I would like to ask, जैसे हम फॉरेन के रिसर्चर्स देख सकते हैं या उनके डेजर्टेशन या वर्क देख सकते हैं, बट अगर हमारे इंडिया में उस टाइप का डेवलपमेंट उस वक्त समझो नहीं हुआ है, तो हाउ मच वी कैन टेक आउट ऑफ इट? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपने इंडिया का इतना लेना चाहिए और बाहर का इतना लेना चाहिए. आपका जो लिटरेचर रिव्यू है इट शुड बी प्रिसाइज एंड कंप्लीट. अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपकी आ जानी चाहिए. इट डजेंट मैटर कि वो आपने पूरे के पूरे इंडिया के लिए है या बाहर के लिए है, पर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होना अपेक्षित है. राइट, ठीक है ना सर, थैंक यू. इंक्लूड करने की कोशिश करिए और टेक इट फ्रॉम मी. हम लोग तो रोज ही रिसर्च करते रहते हैं जी. और गूगल स्कॉलर में बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है. दूसरी जगह वैसे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. गूगल स्कॉलर अगर स्मार्टली आप हैंडल करते हो, और कुछ डेटाबेसेस जैसे एमराल्ड, एल्सवेयर, बहुत ही अच्छे डेटाबेसेस है, बहुत अच्छी क्वालिटी. इवन जेकेट जो है हमारी यूनिवर्सिटी में भी है उसका सब्सक्रिप्शन. इसमें इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है ना, IITs, IIMs, इसके पेपर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो जेकेट में जाइए मैडम. बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स मिल जाते हैं. ठीक है ना सर, थैंक यू वेरी मच सर. एनीवन अजून कोणाला काही विचारायचं? पार्टिसिपेंट्स और एक ये मुझे पूछना था कि आगे और 2 सेशंस सर लेने वाले हैं